बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो इमरान खान की गिरफ़्तारी अभी नहीं होगी, अभी बिल्ली चूहे से मज़ीद खेलेगी, लेकिन गिरफ़्तारी होनी है। और दूसरा ये है कि जज साहब संकट में आ गए हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल भी बीच में आ गई है और ये मामला बहुत आगे जाएगा। और इसके साथ ही ये ख़बर मुंसलिक समझिए कि हुकूमत ने साइयों से लड़ने का फ़ैसला किया है, हथियार डालने का फ़ैसला नहीं किया है और अब वो चढ़ाई करेगी। ये बिल्कुल कतई किस्म की इतलात है। और इसके अलावा परवेज़ इलाही की शामत अब शायद इमरान से भी पहले आने वाली है। और ये चारों बड़ी अहम ख़बरें हैं, लेकिन इससे पहले इमरान खान का ड्रामा, उसमें एक बड़ा पुरसरार वाक़या हुआ, बड़ी पुरसरार वारदात हुई जिसको हाईलाइट टीवी चैनल्स ने नहीं किया। वो ये है कि इमरान खान की वकील अज़हर सिद्दीक ने अदालत को बताया कि पहले तो सारा दिन वो यही फाइट करता रहा ना कि इमरान खान नहीं आ सकता, वो उसको फ्रैक्चर है और पता नहीं कातलाना हमले का ख़तरा है। लेकिन जब आखिरी मोहलत दी गई, पहले 10 बजे टाइम था, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर आखिरी टाइम 6:30 बजे का रखा गया, तो अज़हर सिद्दीक ने फिर एक मरतबा दरख्वास्त की कि इमरान खान को छूट दी जाए कि वो ना आए। लेकिन जब देखा कि अदालत का मूड नहीं है इस तरह की रियायत देने का, तो उसने कहा कि अगर आप कहते हैं, ये अज़हर सिद्दीक ने कहा कि अगर आप कहते हैं तो मैं इमरान खान को अदालत के बाहर तक लाने के लिए तैयार हूँ। इस पर जज साहब ने पूछा कि अदालत के बाहर तक आ सकते हैं तो अदालत के अंदर तक क्यों नहीं आ सकते। तो यहाँ पर अज़हर सिद्दीक के मुंह से एक अजीबोगरीब फिक्रा निकला। उसने कहा कि दरअसल पार्टी की क़यादत ने इसकी इजाज़त नहीं दी, यानी पार्टी की क़यादत ने उसे हाई कोर्ट के बाहर आने तक की इजाज़त दे दी है, अंदर जज के सामने पेश होने की इजाज़त नहीं दी। क्या ये कुछ टूना है कि इमरान खान से कहा गया कि तुम्हारा आमना सामना जज से नहीं होना चाहिए, या इमरान खान जज की अदालत में कटहरे में खड़े होने को तौहीन समझता है, या क्या चक्कर है। लेकिन ये एक बात बहुत काबिल गौर है और एक है भी मज़ाक़-खेज़ कि मुल्ज़िम जो है, जो अपनी दरख्वास्त ज़मानत देने आया है, वो अदालत के बाहर गेट तक आने के लिए तैयार है, अदालत के अहाते में आने के लिए तैयार है, गेट तक आ जाएगा, लेकिन कमरा अदालत में नहीं आएगा। इस बात की कोई वजाहत को तोजी कोई कर सकता है तो उसे ज़रूर करनी चाहिए कि ये क्या असरार था, क्या राज था। बहरहाल राज एक इसके साथ फिर जो कि लतीफ़ा भी हुआ। लतीफ़ा ये हुआ कि जब 6:30 बजे, यानी 6:30 से पहले, जब इमरान खान को उसकी पार्टी ने भी बता दिया, वकीलों ने भी बता दिया कि खान साहब अब तो जाए बगैर चारा नहीं है, वरना तो बहुत मार पड़ेगी, तो ये आने के लिए तैयार हो गया। फिर इस दौरान क्या हुआ कि अचानक इसने गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी चल पड़ी और अभी चली ही थी कि एकदम इमरान खान ने शोर मचाया, सिक्योरिटी, और आज़म सवाती से कुछ कहा, और उसके बाद फिर ये भागकर, ये मसनूई लगड़ा तकरीबन भागता हुआ अंदर जाकर ज़मान पार्क के अपने उस मकान के अंदर जाकर घुस गया, छुप गया। जिस पर किसी ने बाद में फप्ती भी कसी किसी ब्लॉगर ने कि इमरान खान बिस्तर के नीचे जाकर छुप गया। बिस्तर के नीचे तो खैर क्या छुपा होगा, और क्या पता छुप भी गया हो, क्योंकि इसका जो बिस्तर है सुना है वो भी बुलेट प्रूफ है। तो बुलेट प्रूफ बिस्तर, यानी उसके नीचे घुसकर तभी उसकी अफादियत हासिल की जा सकती है कि जब उसके नीचे वो आदमी घुस जाए। बहरहाल ये तो खैर एक अंदाज़ा ही कि वो बिस्तर के नीचे घुसा, चारपाई के नीचे ये नहीं। लेकिन सिक्योरिटी का इशू क्यों बनाया? सिक्योरिटी का इशू इसलिए नहीं बनता कि इसके साथ वो सारी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल मौजूद रहता है हर वक्त जो किसी भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को दिया जाता है, और इसके अलावा जो इजाफी सिक्योरिटी है वो भी इसे दस्तयाब है। और जब निकला और जब वापस आया तब भी इसके घर के बाहर और इसके काफ़िले में पूरी पुलिस फोर्स मौजूद थी। और नाज़रीन, ये सिक्योरिटी वाला ड्रामा तो इतना 0% भी कामयाब नहीं हो सकता, इसलिए कि ये जिस गाड़ी में इसको बिठाया गया था वो बुलेट प्रूफ थी। अब बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ इसे कितने ब्रिगेड फ़ौज चाहिए, या कितनी रेजिमेंटें फ़ौज की चाहिए, कितने तोपखाने चाहिए, कितने टैंक चाहिए, कितने हवाई जहाज़ चाहिए, यानी ये एक सिक्योरिटी का एक लचर ड्रामा था। असल जो किस्सा है जो मुझे मालूम है वो यही है कि जब इसने अज़हर सिद्दीक से कहा कि उनसे ये इजाज़त लो कि मैं अदालत के बाहर तक आऊँगा, अदालत के कमरा अदालत के अंदर तक नहीं जाऊँगा, तो ये इसने, यानी उसके बाद ये निकला
ये समझ कर कि शायद उसकी बात मान ली गई है। लेकिन इसी दौरान जब उसे ये निकल रहा था तो उससे पता चला कि अदालत ने ये बात मानने से इनकार कर दिया है, बल्कि उल्टा अजहर सिद्दीक से ये सवाल किया है कि अदालत के बाहर जो आ सकता है वो अदालत के अंदर क्यों नहीं आ सकता। तो ये इतला उसको फ़ौरन मिल गई। कैसे मिल गई ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं। निज़ाम आजकल जो भी है वो चल जाता, सबको पता चलता है कि अदालत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी कार्रवाई हम ये तो नहीं कह सकते कि लाइव रिकॉर्डिंग जारी होती है, लेकिन बहरहाल वो इमरान खान को पता चल गया उस बात का और उसने दौड़ लगा दी। अब ये इसकी दौड़ कितनी शर्मनाक है, ये अदालतों में पेश होने से इनकार करता है। अदलिया ने इसको आदत डाल दी है कि तुम घर बैठे रहो, तुम्हें घर बैठे हर किस्म का रिलीफ मिल जाएगा, हर किस्म की ज़मानत मिल जाएगी, हर किस्म का स्टे मिल जाएगा। तो ये आदी हो गया। और अब कल इसे समझ में नहीं आ रही थी ये बात कि मैं तो इतना लाडला हूँ, हर सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर एक का लाडला हूँ, तो ये आज क्या हो गया, ये मुझे बुलाने पर ज़िद क्यों की जा रही है। और फिर इसी दौरान किसी ने ये अफवाह भी उड़ाई, लेकिन उसमें भी ज़ाहिर जान नहीं थी कि दरअसल ये इमरान खान को घेरने का मंसूबा था। गोया कि ये 2 जजों पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो घेरने के मंसूबे की या इसमें साजिश में शरीक है। घेरने का मंसूबा ये था कि जब ये अदालत की तरफ जाएगा तो रास्ते में माल रोड पर किसी भी जगह ऐसे कोई ना कोई कातिल खड़गा देगा। ये एक साजिशी थ्योरी बनाएगी। इसमें अदलिया को भी यानी इनडायरेक्ट हिट होती है कि अगर इमरान खान को अदालत में पेश करने के मंसूबे का मकसद ये है कि इसको कत्ल करा दिया जाए, तो ये इसमें फिर 2 जज ये भी इनके इल्ज़ाम की जद में आते हैं। तो बहरहाल अब दूसरी एक दरख्वास्त में अदालत ने पीर को इसे बुलाया है 4 दिन के बाद। तो गिरफ्तारी वगैरह तो नहीं हो रही फ़िलहाल हुकूमत ने यही फैसला किया है कि इस चूहे के साथ बिल्ली वाला खेल कुछ दिन और खेला जाएगा और उसके असाब जो हैं उनका कुचुम्बर निकाला जाएगा। और कुचुम्बर काफ़ी हद तक निकल भी चुका है। आपने एक दिन पहले देखा ये क्या कह रहा था कि 600 अरब रुपए का 1 किलो घी 600 अरब रुपए का हो गया है। और फिर ये है कि मुझ पर जो कातिलाना हमला है वो क़यामत की निशानी है। और तीसरा ये है कि जो आटा है वो गरीबों के पीने की चीज़ है। इस तरह की ज़बान की जो फिसलाहट है जो बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर वो ज़बान की फिसलाहट नहीं होती, फिर इसका मतलब ये होता है कि दिमाग ही फिसल गया है, दिमाग ही सरक गया, जिसको कहते हैं कि भेजा फिर गया। तो नाज़रीन, ये अब बिल्ली का खेल जो है वो चूहा, अब बिल्ली अपनी मर्ज़ी से खेल लेगी। बिल्ली के हाथ खुल गए हैं, वो चूहे के साथ क्या करती है अब ये उसकी मर्ज़ी पर है। नाज़रीन, दूसरी ये जो ऑडियो लीक हुई है परवेज़ लाई की, जिसके 3 हिस्से हैं और जिसमें जो जज साहब है वो है मुज़ाहर अली नकवी साहब, जिन्होंने कल ही इलेक्शन कमीशनर को ये भी कहा था कि तुम अगर इस तरह नहीं मानते तो फिर तुम्हें किसी दूसरे केस में देख लेते हैं। ये एक अजीबोगरीब धमकी थी। ज़ाहिर है जज साहब को इस तरह की धमकी देने का अख्तियार है या नहीं है हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनके बारे में पहले तो परवेज़ लाई की 2 ऑडियो लीक हुई जिनमें वो किसी अपने वकील को या किसी टाउट को ये कह रहे हैं कि ये जो केस है ये नकवी की अदालत में लगवाना है, बड़ा दबंग आदमी है उसकी अदालत में लगवाना है। और इसमें तो चलिए सिर्फ परवेज़ लाई फंसता है, मुज़ाहर नकवी बराह रास्त इतना ज़्यादा इसमें मुलव्वस नहीं होता वो नज़र आता। लेकिन जो तीसरी ऑडियो है वो है असल में ख़तरनाक। ये पहली 2 ऑडियोज़ परवेज़ लाई को ले बैठी हैं। परवेज़ लाई बचता नहीं है, इसकी गिरफ्तारी का फ़ैसला हो गया है क्योंकि इसने ये अपनी इस ऑडियो में इकरार किया कि एक जज जो है वो मेरे साथ मिला हुआ है, इल्ज़ाम है या सच है, ये दोनों सूरतों में ये परवेज़ लाई अब इस केस में आता है। लेकिन तीसरी जो ऑडियो है इसमें परवेज़ लाई ने नकवी साहब को, मुज़ाहर नकवी साहब को खुद फ़ोन किया और उन्हें कहा कि मैं आ रहा हूँ सलाम करने। सलाम से क्या मुराद है? वो पहले सुना है कि इमरान खान के दौर में कुछ जजों को सलाम किया गया था, यानी सबको 3-3 प्लाट दिए गए थे, बड़े कीमती प्लाट, कोई लाखों रुपए के प्लाट नहीं, करोड़ों के नहीं, 1-1 अरब के प्लाट। तो बहरहाल इसने परवेज़ लाई ने कहा कि वो मोहम्मद खां भट्टी आपके पास पहुँच गया है? तो उसने कहा कि हाँ। वालेकुम शेख साहब जी अस्सलाम वालेकुम। की हाल है? ठीक हो जी मैनू बड़ा अफसोस होया कि उत्थे अपना मैं आप ही आ रहा मोहम्मद खान इत्थे तुहाडे कोल ही आ रहे उत्थे पहुंच गए जी नहीं मैं आप भी आ रहा उत्थे सब कोई गल नहीं करती कोई मैं कह रहा कि नहीं मैं कोई प्रोटोकॉल ना नहीं आ रहा अपने मैं तुहानू कहा ना तुहाडा अपना घर है, एनी टाइम तुसीं आ नहीं मैं 1 सेकंड दा सिर्फ मैं सलाम करके तुर जाऊंगा। मैं आ गया, गल तो सुनो, मैं आ गया ना, नेड़े पहुंच गया यार, की कर रहे पे मैं खाली सलाम
اب یہ چیز ہے جو ان کے لیے بڑی سخت ہے، بہت ہی سخت، اس سے پھر جو ہے مشکل ہے سوائے اس کے کہ وہ کہہ دیں کہ یہ تو میری آواز ہی نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں بھی مصیبت موجود ہے، فارنزک ہوگا، حکومت بااختیار ہے، وہ کچھ کروا سکتی ہے۔ اس میں وہ یوں پھنستے ہیں کہ محمد خان بھٹی ان کے پاس کیا کر رہا ہے، وہ جو مقدمات میں ملوث ہے۔ اب تو یہ اصل میں کچھ دن پہلے کی ہے، محمد خان بھٹی کی گرفتاری سے پہلے کی ہے، تو یہ وہاں ان کے گھر میں کیا کر رہا ہے، یعنی ایک پرویز الہی کے سیکریٹری کا جس پر ان گنت الزامات ہیں اور جو کیا کہتے ہیں جنگلی بھینسے سے بھی زیادہ بدنام ہے، تو وہ جج صاحب کے گھر میں کیا کر رہا تھا، یہ چیز ہے جس کا اب جواب دینا ہے۔ اور اس میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بطور وفاقی وزیر داخلہ چیف جسٹس بندیال صاحب سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس آڈیو کی تحقیقات کرائیں اور اس پر کوئی کارروائی کرے۔ اور اب پاکستان بار کونسل نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس آڈیو کی تصدیق کی جائے، اگر یہ اصلی ہے تو مذکورہ جج کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جب آڈیو تو اصلی ہے، وہ سب ذرائع سے تصدیق ہوگی، اس کی ایک فورنزک رہتا ہے، وہ فورنزک کرائیں، اور اگر وہ اصلی مطلب کہ یہ بہت ہی خطرناک معاملہ پہنچ گیا، اور پاکستان میں میرے خیال میں کسی جج کے بارے میں اس نوعیت کا معاملہ اب تک نہیں ہوا۔ اس سے پہلے وہ نیب والے جج کے ساتھ ہوا تھا جو بیچارہ بعد میں مر گیا، لیکن اس طرح کی بات اور وہ بھی تازہ سے مراد یہ ہے کہ یہ کوئی جس طرح وہ ثاقب نثار کی آڈیو لیک ہوئی تھی وہ سال پرانی تھی، کچھ 6 مہینے پرانی تھی، یہ تو چند ہفتوں کی بات ہے نا، جب یہ پرویز الہی محمد خان بھٹی کے خلاف شکنجہ سخت ہو رہا تھا اور ابھی پکڑا نہیں گیا تھا، تو جب شکنجہ سخت ہو رہا تھا تو یہ کیسے اس کے گھر میں پہنچ گیا۔ اور اس کے علاوہ پرویز الہی کی جو دوسری آڈیو ہے وہ تو ہے ہی کل پرسوں کی، جس میں وہ محمد خان بھٹی کی رہائی کے لیے کیس لگوانے کا وہ کی ساز باز کر رہا ہے۔ تو یہ جناب کیا کہتے ہیں حضر چیرہ دستاں سخت ہیں، فطرت کی تعزیر معاملات بہت آگے نکل گئے ہیں، اور اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سائیوں کے سامنے جھکے گی نہیں، سائیوں کے خلاف خود کوئی وار نہیں کرے گی ایڈوانس، لیکن جواب دے گی اور فائٹ کرے گی۔ اور اس فائٹ کے پیچھے ظاہر ہے پارٹی حکومتی شخصیات کا ہاتھ ہے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ظاہر ڈرے ہوئے ہیں، وہ تو ہر وقت ڈرے ہوئے رہتے ہیں، سہمے ہوئے رہتے ہیں، وہ تو عمران خان کی گرفتاری کی بھی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور عاصم منیر صاحب کو تقرری دینے سے بھی انکار کرتے رہے ہیں۔ ان کا تو یہ موقف تھا کہ باجوہ صاحب کو ہی رکھو ابھی 6 مہینے اور، تاکہ وہ اچھی طرح پاکستان کا جو تھوڑا بہت کریا کرم کرنا رہتا ہے وہ بھی کر سکے۔ تو بہرحال شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، لیکن حکومت اور شہباز شریف کے درمیان کچھ چیزوں پر یعنی ایک فاصلے بھی ہیں، اور یہ ہے کہ اختیارات بھی لگتا ہے کہ بعض فیصلوں کے اختیارات شہباز شریف کے پاس نہیں ہیں، اور وہ فیصلے کچھ اور کر رہا ہے، جس کے اشارے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دے رہے ہیں، کچھ دوسرے ذرائع بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ اب فائٹ ہونے والی ہے، لیکن یہ فائٹ اس طرح کی نہیں ہوگی جسے کہتے ہیں اداروں سے جنگ۔ اس میں اداروں سے جنگ نہیں، بلکہ اداروں کو ان کی صحیح پوزیشن پر واپس بھیجا جائے گا، یعنی انہیں ری لوکیٹ کیا جائے گا، وہ ڈس لوکیٹ ہو گئے تھے، ان کو ری لوکیٹ کیا جائے گا۔ ناظرین، پرویز الہی کا جو معاملہ ہے، اس کی گرفتاری صرف اسی آڈیو کے چکر میں نہیں ہونی، اور بھی کئی معاملات ہیں۔ اور کیا معاملات ہیں؟ محمد خان بھٹی کو جب ابتدائی اس کی خاطر توازی کی گئی، جو بڑی ہلکی پھلکی خاطر توازی تھی، یعنی وہ باقاعدہ ڈنر نہیں تھا، کوئی لنچ نہیں تھا، بریک فاسٹ بھی نہیں تھا، بلکہ وہ سنیکس 2-4 بسکٹ، 2-4 ایک آدھ پیٹی، ایک آدھ وہ کوئی چائے، اور اس طرح تو ہلکی پھلکی توازی میں وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگا، دھاڑے مار مار کر۔ تو اس نے بہت کچھ بک دیا ہے۔ اس میں افضل صاحب بھی پھنس رہا ہے، جو پنجاب کا ڈیفیکٹو چیف جسٹس بنا ہوا ہے، لا حول ولا قوت، تو وہ بھی پھنس گیا ہے، اور پرویز الہی بھی پھنس گیا ہے، اور پرویز الہی کی وہ جو خاتون ہے وہ بھی پھنس گئی ہے، اور اب پرویز الہی کا بیٹا مونس الہی بھی پھنس گیا ہے، اور وجاہت الہی بھی، اور وہ جو ہے موسی الہی وہ بھی پھنس گئی ہے، اور فیملی کے کچھ اور لوگ بھی پھنس گئے ہیں، اور ایک کاؤنٹ میں نہیں کئی کاؤنٹ میں پھنس گئے ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے اس کے پیچھے، اس معاملے کے پیچھے جو پرویز الہی کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، جو معاملہ طے ہو رہا ہے، اس میں صرف حکومت نہیں ہے، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔